हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करके हटे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, और लास्ट लेक्चर में हमने उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारी जो आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिवेशन। बॉइलिंग वाटर लिख दिया, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन शब्द का मतलब क्या है? एलिवेशन शब्द का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज हो जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक का नाम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। ठीक, अब मैं इसको जर्नल से एक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको रिलेट कर सकते हैं। वाटर है हमारे पास, ठीक है, पानी कितने पे बॉयल होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है, हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल होता है, या केल्विन के अंदर अगर हम लें तो 373 केल्विन पे जो वाटर है वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद ही हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली बच्चे क्या कहते हैं जब उनसे पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, सही बात है ये, लेकिन हम इसको डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखते। हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड के जो वेपर्स हैं उनके द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है, यानी कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of any liquid of a liquid becomes equal to the किसके बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। becomes equal to the atmospheric pressure is called as the boiling point, is called as the boiling point of that liquid। क्या? the temperature at which vapor pressure, ये U है, vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as the boiling point of that liquid। जिस लिक्विड के हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सपोज मैं कह रही हूँ कि वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब अगर हम वाटर के ही विद रिस्पेक्ट में बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, है ना। जनरली हम कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, या अगर हम बार्स के अंदर लिखें तो इसको हम लिखते हैं 1.013 बार, यानी कि 100 डिग्री तापमान पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है उसके जो वेपर्स का प्रेशर है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है, या अगर हम बार्स के अंदर देखें तो कितना होता है? 1.013 बार होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको दैट व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो हम बात कर रहे थे। अब पानी जो होता है नॉर्मली वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर के अंदर क्या करें, नमक को ऐड कर दें, सपोज हम पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई नॉन आयनिक चीज़ ऐड कर रहे हैं, सपोज ये वाटर था, इसमें मैंने ग्लूकोज ऐड कर दी, सपोज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, जो ये पानी पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब ये पानी 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी कि इसको बॉयल करने के लिए हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए, अब 100 से ऊपर चाहिए। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम
किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, क्या ऐड करते हैं, कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो वाटर है, अगर हम प्योर वाटर को लें, ठीक, तो इसका ये हम कह रहे हैं कि ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके वेपर्स जो हैं उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, बॉयल हुआ यानी कि वेपर्स बने। ठीक है, तो हमने जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था ना हमने, उसमें हमने क्या बात कही थी कि जब हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब एक तो प्योर वाटर बॉयल हो रहा है, एक हमने उसके अंदर क्या कर दिया, सपोज ग्लूकोज ऐड कर दी, तो सरफेस पे कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर है उसका जो प्रेशर लग रहा था वो उतना नहीं लगा जितना कि लगना चाहिए था। या हम ये कहें कि जो वेपर प्रेशर है इस केस में कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी जा कर के उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर, सपोज जो प्योर वाटर है, मैंने अभी बताया आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, 100 डिग्री के ऊपर। अगर हमने इसके अंदर क्या कर दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब इसके वेपर्स कम बनेंगे या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यानी कि कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर से इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इसको, ताकि इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए। जब इसके वेपर्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचेगा तभी तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो जब हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो इसके जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स कम बनते हैं, यानी कि इसका वेपर प्रेशर कम होता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर वेपर्स कम बनेंगे तो हमें और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ताकि कितने वेपर्स बने, जितने प्योर सॉल्वेंट के अंदर बन रहे थे, यानी कि उनका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, उतने ही ज़्यादा वेपर बने। उतने वेपर्स बनाने के लिए हमें और ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करेंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, किस वजह से, कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम बनता है, और वेपर प्रेशर कम बनने की वजह से हम इसको और ज़्यादा हीट करते हैं, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका प्रेशर हो जाए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसके लिए इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मैं बना लेती हूँ, डायग्राम भी है। हाँ जी बेटा, तो अब हम इस ग्राफ से पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन। ठीक है, इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, क्या है ये ग्राफ, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर मैंने प्लॉट किया है। आपको पता है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात कर लें, ठीक है, मैं ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह रही हूँ, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम क्या डेफिनेशन देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब किसी लिक्विड को के वेपर्स बनाने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा। सपोज वाटर ले रहे हैं हम, ठीक है, और हम उसको हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, वाटर को मैंने हीट करना शुरू किया, यानी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू के। ये क्या वैल्यू है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या है, ये उसका क्या आ गया, वाटर का ये जो टेम्परेचर है जिस पे उसके वेपर प्रेशर्स किसके बराबर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। इसको हम क्या लिख देते हैं, TB0। क्या है ये TB0, ठीक है, ये है हमारे पास वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या, दोबारा सुन लेते हैं इसको। हमारे पास प्योर वाटर था लिक्विड स्टेट के अंदर, हमने उसको हीट करना शुरू किया, हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके वेपर्स बनेंगे,
और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे उसके वेपर्स का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना ले रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं। तो वो जो टेम्परेचर है जिस पे हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हमने क्या लिया, TB0। TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो TB0 हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। वैसे हम TB0 को क्या लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सपोज उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल। जैसे ही हमने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, व्हाट विल हैपन, जो वेपर प्रेशर होता है हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो तो इसके नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, तो सपोज जैसे जैसे हम ये हमारा सपोज वाटर का था, या हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ है। ठीक है, और सॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो इससे नीचे आएगा। जैसे जैसे हमने सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेना, कोई बात नहीं, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है हमारा TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो वाटर आ गया और एक इसमें हमारा सॉल्यूट आ गया। ठीक है, तो TB क्या आ गया हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक तो है वाटर एज अ सॉल्वेंट हमने लिया, और साथ में हमने क्या लिया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा था कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो उसकी वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ TB। ठीक है, TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, वो वैल्यू ज़्यादा है किससे, TB0 से। ठीक है, तो TB इज़ ग्रेटर देन TB0, तो इनका जो डिफरेंस है TB माइनस TB0 जो है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा TB। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा TB क्या है, ये हमारा कितना, TB क्या है हमारा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज कितना होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर ले रही हूँ तो वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 से ज़्यादा होगा। सपोज कितना है, 101.3 है सपोज। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आएगा इनका, हमारे पास 100 माइनस करना पड़ेगा हमें इसमें से। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 1.3, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या आ गई 1.3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो डेल्टा TB एक्चुअली में क्या होता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया, या जिसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्लियर है, आपको इसका डेरिवेशन डिराइव करना आ गया होगा। अब डेल्टा TB जो है ये देखा गया कि डेल्टा TB किस बात पर डिपेंड करता था, इट इज़ फाउंड डायरेक्टली टू द M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मोलैलिटी है। ये देखा गया कि जितनी ज़्यादा मोलैलिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन की, ठीक है, मोलैलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा मोल्स हम ऐड करेंगे, ठीक, उतना ही ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिला। मतलब पानी के अंदर एक तो हमने क्या किया, 1 मोल हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाल दिया, ठीक है, और एक दूसरे सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, 2 मोल्स सॉल्यूट के डाल दिए। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने 2 मोल सॉल्यूट के डाले थे वहाँ पे हमें एलिवेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली इट हैज़ बीन फाउंड दैट डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं KB। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट।
एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें केबी को, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये केबी जो है, देखिए अगर मोलैलिटी 1 हो, ठीक, देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं, अगर मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा टीबी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक चीज़ और भी बोलते हैं, ये एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम और एक चीज़ बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें केबी को डिफाइन करना तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं केबी को, दैट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, या यूनिटी भी, जो ये हमारा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या जो हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, डेल्टा टीबी के बराबर है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन एम इज इक्वल टू 1, जब मोलैलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर यहाँ मोलैलिटी 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये बात आ जाएगी ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, अगर उसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक, और इसके यूनिट्स अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्या यूनिट्स हो गए, अगर मैं यूनिट्स को लिखूं, मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। हाँ जी बेटा, तो यूनिट्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। तो अगर हमें केबी के यूनिट्स निकालने हैं तो केबी के यूनिट्स कैसे निकलेंगे, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टीबी जो है यानी कि टेम्परेचर ही हो गया, तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, और बाय में एम। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, केल्विन पर एम मोल मोलैलिटी। ठीक है, या फिर हम इसको किस में लिख सकते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस बाय एम, ये भी इसके यूनिट्स हो गए। या फिर अगर हम एम क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय में 1000 ग्राम, ग्राम के अंदर हम लेते हैं, तो या किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द बात करते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम की जगह, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। टेम्परेचर को अगर हम केल्विन के अंदर लें और मोलैलिटी को हम क्या लेते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये भी यूनिट होते हैं केबी के। ठीक है, तो ये सारा था हमारे पास केबी के क्या यूनिट्स होते हैं। अब हमारे पास जो एक, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वाले के अंदर पाई और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, या हमने एलिवेशन इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूट का, ऐसे ही हम यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये हम पढ़ के हटे हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिराइव करना है, जैसे हमने पहले वाले टॉपिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, और वर्सेस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, अगर हम इसको लिखें, ऐसे लिखते थे ना, W2 बाय में M2 इंटू में 1000, यहाँ पे क्या लिखते थे, W1। क्या मतलब इसका, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो M यहाँ पे W2 क्या है, ये होता है हमारे पास गिवन मास किसका, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट। ठीक है, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इसी को ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी आ सकता है, आपको हो सकता है कि M2 दिया हुआ और कोई और फैक्टर निकालना। और W1 क्या होता है हमारे पास, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है
अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें m के अंदर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में m की जगह क्या पुट कर दें W2 बाय में M2 इंटू में 1000 और यहाँ पे बाय में W1, ठीक है। और M2 को इधर ले जाएं तो M2 इज इक्वल टू के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 बाय में डेल्टा टी बी इंटू में W1, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हो, W1 दिया हो, डेल्टा टी बी दिया हो, के बी, W2, तो आप M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, कई बार आपको डेल्टा टी बी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता, आपको ये दिया होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सपोज करें कि 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है और जो हमारा सॉल्यूशन है सपोज वो बॉयल करता है 204 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको पता है ना डेल्टा टी बी आपको कैलकुलेट करना आता है। डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, टी बी माइनस में टी बी नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से पहले डेल्टा टी बी को कैलकुलेट कर लें, पुट करें उसकी वैल्यू और आप M2 निकाल सकते हैं। या फिर आपको हो सकता है कि M2 वगैरह कुछ भी दिया हुआ हो और कोई और चीज़ निकालनी हो, सपोज W1 निकालना हो या W2 निकालना हो, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का, ठीक है। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड कुछ और यदि इसके अंदर रह गया तो वो मैं देख लूँगी। और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करने के बाद ये एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद फिर एक और टॉपिक रह जाएगा वेंटो फैक्टर का, ठीक है। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के हम एक ही न्यूमेरिकल कर पाए थे, तो होपफुली आपने बाकी न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। तो उनके अंदर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ शेयर करें, मैं बताऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।